वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज लेके चल रहे हैं, उसमें थर्ड मेथड है हमारी फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान दें, हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र की कंप्लीट सीरीज मैं दे चुका हूं, सारे वीडियो बना चुका हूं। अब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने की से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में आज की थर्ड मेथड है फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हम फॉर्मूला भी देखेंगे और 3 एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम कितने प्रकार की होती है। तो नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए या कैलकुलेशन की 3 मेथड्स होती है। पहली होती है वैल्यू एडेड मेथड, जो हमने देख ली है। फिर सेकंड है इनकम मेथड, ये भी देख लिए। और आज हम देखने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड, थर्ड मेथड। फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड ये क्या होती है देख लेते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, इनकम डिस्पोजल मेथड। इस एक्सपेंडिचर जो मेथड है नेशनल इनकम की, उसी को फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है इसको, क्योंकि इसमें कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इनकम को डिस्पोज किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है इनकम का। ठीक है। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय the sum of the final expenditure incurred on the purchase of all the final goods and services produced in the economy during an accounting year। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के टाइम पीरियड को अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। और इस टाइम पीरियड के दौरान जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसको परचेज करने पर जितना एक्सपेंडिचर किया गया है, उसका सम ही क्या कहलाता है? फाइनल एक्सपेंडिचर। और उसी से हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। जितना भी इकोनॉमी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उस पर होने वाले एक्सपेंडिचर को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। और यही मेथड हमारी है आज की एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलते हैं आगे। अब देखिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं जो नेशनल इनकम में काम आएगी। जी इज इक्वल टू हमने लिया है ग्रोस, N1 का मतलब है नेट, N2 का मतलब है नेशनल। ये सर N1 N2 क्या है? देखिए सबसे पहले ये जहां जहां जी दिखेगा वहां वहां जी का मतलब क्या है? ग्रोस। और N1 का मतलब है पहली पोजीशन पे आने वाला N, और N2 का मतलब है सेकंड पोजीशन पे। तो यहां ये फर्स्ट पोजीशन पे N है, तो इसका मतलब है नेट। ये भी नेट है, ये भी नेट है, ये भी नेट है। जबकि सेकंड पोजीशन का N है, उसका मतलब क्या है? नेशनल, 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 ये भी नेशनल। ठीक है। D मींस डोमेस्टिक है, P मींस प्रोडक्ट है, MP मींस मार्केट प्राइस है, और FC मींस फैक्टर कॉस्ट है। ये हमारी नेशनल इनकम की कॉन्सेप्ट रहेगी। फिर आगे देखते हैं। ये 8 तरह की अप्रोच आती है नेशनल इनकम में। ये 8 तरह की अप्रोच है। एक G से है 4 अप्रोच, 1 2 3 4। फिर N से है यही 4 अप्रोच, ये देखिए 1 2 3 4। एनडीपीएफसी को ही डोमेस्टिक इनकम के नाम से जाना जाता है, जबकि एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 मेजर फॉर्मूलास ऑफ नेशनल इनकम, ये देख लेते हैं, क्योंकि इसी पे कंप्लीटली नेशनल इनकम हमारी बेस्ड है। तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस एमपी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कहने का मतलब अगर हम देखें तो एमपी इज इक्वल टू क्या होता है? एमपी इज इक्वल टू होता है एफसी प्लस, देखिए क्या होता है? एफसी प्लस एनआईटी। नंबर 1 फॉर्मूला हमारा मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये मार्केट प्राइस क्या होती है? एमआरपी होती है, और कुछ नहीं है। ये आपने जो एमआरपी देखी होगी ना प्रोडक्ट पे, उसी में होती है। और एमआरपी क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट, मतलब कितनी कॉस्ट आई उसके प्रोडक्शन में, साथ में कितना टैक्स लगा। एनआईटी का मतलब होता है आईटी माइनस सब्सिडी, यानी कि कितना उस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा और कितनी सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई। ठीक है। तो इस तरह से एमआरपी बनती है, और यही हमारी एमपी है, मार्केट प्राइस। ठीक। अब अगर एमपी दी हुई है, ठीक है, ये हमारी एमपी दी हुई है एफसी प्लस एनआईटी। तो अगर एफसी निकालनी हो तो हमें तो क्या फॉर्मूला बनेगा? एमपी माइनस एनआईटी। और एनआईटी निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा? एनआईटी इज इक्वल टू एमपी माइनस का एफसी। ठीक है। तो इस एक फॉर्मूले से ये 2 फॉर्मूले और जनरेट होते हैं, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। मेन हमारा फॉर्मूला ये है
फिर हम उससे ये निकाल लेते हैं। फिर है जैसा कि मैंने कहा एनआईटी इज इक्वल टू क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये है, ठीक है ना, ये है हमारा इसका फॉर्मूला। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी अगर माइनस करेंगे तो एनआईटी आ जाएगा। सेकंड फॉर्मूला है ग्रोस, जी इज इक्वल टू N1 प्लस डेप्रिसिएशन। ये N1 है नेट हमारा, और डेप्रिसिएशन यानी कि जो फिक्स्ड कैपिटल होती है उसमें जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसके ऊपर अलग से टॉपिक बना हुआ है, वीडियो बना हुआ है, देख लेना। तो हमारा जी इज इक्वल टू क्या हुआ, जी इज इक्वल टू सेकेंड फॉर्मूला हमारा जी इज इक्वल टू N1 प्लस डेप। N1 का मतलब क्या है, नेट, यानी कि जी इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन ही क्या होता है हमारा, ग्रोस। ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट इज इक्वल टू हो जाएगा ग्रोस माइनस डेप, और डेप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेप इज इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस नेट, ठीक है। तो ये हमारे तीन फॉर्मूलों का सेकंड फॉर्मूला हो गया, ठीक, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया हमारा। फिर आता है नेशनल। नेशनल क्या होता है, नेशनल थर्ड फॉर्मूला हमारा आता है N2, जिसको हम नेशनल कहते हैं। ये क्या होता है, डोमेस्टिक प्लस NFIA, डोमेस्टिक प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेशनल अगर निकालना हो कोई भी वैल्यू तो डोमेस्टिक में NFIA जोड़ते हैं। तो डोमेस्टिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर डोमेस्टिक निकालना हो हमें तो डोमेस्टिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 माइनस NFIA, NFIA, क्योंकि हमारा N2 इज इक्वल टू था D प्लस NFIA, ठीक है। N2 नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA था, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 माइनस NFIA, और NFIA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 माइनस D, यानी कि नेशनल में से अगर डोमेस्टिक अप्रोच घटा दी जाए, माइनस कर दी जाए तो NFIA आ जाता है। अब ये NFIA क्या होता है, देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जो हमारे लोगों ने फैक्टर इनकम जनरेट की है अब्रोड में, फॉरेन में, ठीक है, वो माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में से जब माइनस किया जाता है फैक्टर इनकम टू अब्रोड को, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड NFIA आती है। तो इन्हीं तीनों फॉर्मूला पे सारी नेशनल इनकम टिकी हुई है। फिर आगे देखते हैं, ये देख लेते हैं हम एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कई बार क्वेश्चंस में इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ नहीं आता, तो वो इसकी बजाय वो क्या लिख देते हैं, सेल्स टैक्स लिख देते हैं, सर्विस टैक्स, ये सारे टैक्स में से कोई सा भी टैक्स लिख सकते हैं वो। तो आपको ये भी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपको नहीं लिखा हुआ दिखे और मान लीजिए प्रश्न में लिख दिया सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 10, तो ये सेल्स टैक्स ही इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले क्या निकलता है, जीडीपी एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी इज फर्स्ट कैलकुलेटेड बाय द एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान दें, एक्सपेंडिचर जो मेथड है नेशनल इनकम की, उससे सबसे पहले अगर हमें कुछ मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी। फिर आगे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। मैं दो मेथड बना चुका हूं, तीसरी मेथड का वीडियो चल रहा है, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं। पहली मेथड है हमारी वैल्यू एडेड मेथड, और वैल्यू एडेड मेथड से हम क्या निकलता है, सबसे पहले जीडीपी एमपी। वैल्यू एडेड मेथड जब हम यूज करते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है, जीडीपी एमपी। इसी को जीवीएएमपी भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, जीवीएएमपी। ये वीडियो देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर है इनकम मेथड। इनकम मेथड से क्या निकलता है, सबसे पहले एनडीपीएफसी, जिसको हम घरेलू आय कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। फिर है एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले क्या निकलेगा, जीडीपीएमपी। तो ये तो हो गई मेथड से कि हमने जीडीपीएमपी निकाल ली, इनकम से एनडीपीएफ से निकाली, एक्सपेंडिचर से जीडीपीएमपी। फिर उसके बाद जो दूसरी अप्रोच है वो कैसे निकालेंगे, वो दूसरी अप्रोच निकालेंगे हम उन तीन फॉर्मूला से, अभी जो 3 फॉर्मूले बताए उससे निकालेंगे। जैसे डोमेस्टिक इनकम निकाल लियो एनडीपीएफसी, तो यहां जीडीपीएमपी है मान लीजिए, जीडीपीएमपी से कैसे निकालेंगे डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी, वो देखिए, इसको कंपेयर कीजिए, यहां जी लिखा हुआ है, यहां एन। तो अभी हमने देखा ग्रोस में से क्या माइनस करें कि नेट आ जाए, तो ग्रोस में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो नेट आ जाता है, इसलिए मैंने माइनस डेप लिख दिया। फिर यहां डी है, यहां डी है, कुछ नहीं करना, यहां पी है, यहां पी है, कुछ नहीं करना, यहां एफसी है, यहां एमपी है। तो मार्केट प्राइस में से क्या माइनस किया जाए कि फैक्टर कॉस्ट आ जाए, तो वो है माइनस का एनआईटी करना है हमें, ठीक है। इसी प्रकार नेशनल इनकम निकालनी हो एनएनपीएफसी,
और एनडीपीएफसी तो हम निकाल ही चुके, एनएनपीएफसी निकालनी हो तो यहां एन है, यहां एन है, कुछ नहीं करना। यहां डोमेस्टिक है, यहां नेशनल लाना है हमें, तो डोमेस्टिक में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि नेशनल आ जाए, तो एनएफआईए को ऐड किया जाता है। ठीक है, फिर पी है कुछ नहीं करना, एफसी है कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर हम निकालते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक्सपेंडिचर मेथड जिससे हम जीडीपी एमपी निकालेंगे उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जिसे हम सी के नाम से जानते हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई, इसको हम दो भागों में बांटने वाले हैं, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ही चेंज इन स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या कहलाता है, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, और ये फिर है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जी, और ये है नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला क्या होता है जीडीपी एमपी का, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी एमपी इन एक्सपेंडिचर मेथड। तो देख लेते हैं अब ये सारे कंपोनेंट जो अभी मैंने बताया वो अब मैं कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं ताकि आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। पहला कंपोनेंट है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ध्यान देना दो वर्ड पे, तीन वर्ड पे ध्यान देना। एक तो ये फाइनल एक्सपेंडिचर है, दूसरा ये कंजप्शन वाला है, इन्वेस्टमेंट वाला नहीं है, ये कंजप्शन वाला है। और कौन कर रहा है इसे, प्राइवेट है ये, ध्यान रखना गवर्नमेंट का नहीं है, इसे जनता कर रही है। ठीक है, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ध्यान दे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे किया जाता है। किसके द्वारा, फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर किया जाए इंडिविजुअल्स के द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर सी। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर द सोशल सर्विस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। जो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो क्या होती हैं, सोशल सर्विस करने वाली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं, विच वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल विदाउट गेटिंग एनी प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती है, ये किस लिए वर्क करती हैं, सोशल सर्विस के लिए वर्क करती हैं, लोगों के बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के लिए वर्क करती हैं, लेकिन होती ये प्राइवेट है, लेकिन नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होती है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे भी हम सी में काउंट करते हैं। तो सी में क्या क्या काउंट हो रहा है, इंडिविजुअल का एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर, ऑन नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का एक्सपेंडिचर। फिर आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल फूड पैकेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल बाय दीज सोशल सर्विस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। आपने देखा होगा नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, कोई बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, है ना, अर्थक्वेक वगैरह, फ्लड वगैरह, तो उस वक्त ये इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो सोशल सर्विस करती हैं, ये फूड पैकेट्स देती हैं और भी अदर वे में हेल्प करती हैं। तो ये सारा क्या है, इनका एक्सपेंडिचर है जो कि सी में आएगा। इट कवर्स द फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ओन। अब देखो इस सी में क्या क्या आ रहा है, सी में जो अभी हम देख रहे हैं ये सी वाला पॉइंट कि सी में कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स पर जो भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा वो इसमें इंक्लूड होगा, जैसे मिल्क है, पेट्रोल है। ठीक है, ये कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं इनके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वो जरूर देख ले। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स जैसे क्लोथ, शूज पर जो एक्सपेंडिचर हुआ वो भी इसी में इंक्लूड होगा। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स जैसे कार, फ्रिज, इन पर जो एक्सपेंडिचर हुआ वो भी इसमें इंक्लूड होगा। और कंज्यूमर सर्विसेज जैसे टीचिंग, मेडिकल आदि पर जो एक्सपेंडिचर किया गया है वो भी इसी में इंक्लूड होगा। इसी में किसमें, इसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर सी ही माना जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर जानना हो कि ये कौन कौन सी कमोडिटीज होती है और क्या होती हैं ये, तो सेपरेट वीडियो है वो जरूर देखें। फिर आगे देखना, सेकंड पॉइंट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो ये आई है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको समझ लिया तो पूरी नेशनल इनकम का आपकी एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज, इसके बहुत सारे नाम है इन्वेस्टमेंट के, इसी कारण से ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। इसको इन्वेस्टमेंट तो कहते ही है, इसको ग्रोस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं,
ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, चेंज इन कैपिटल भी कहते हैं, और आई इज इक्वल टू डेल्टा के का मतलब कैपिटल है, तो चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू आई होता है। ठीक है, हमने 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कभी कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन कैपिटल ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आई। तो आई के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, मेनली इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना यहां एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये ग्रोस है, डोमेस्टिक है और फिक्स्ड है, ये तीन वर्ड है, इन तीनों वर्ड को याद रखना तभी आगे कर पाएंगे आप। तो ये ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ही हम चेंज इन स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। तो आई के कौन से दो कंपोनेंट होते हैं, एक और ये दो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम पहला ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये होता क्या है इसको डिटेल में देख लेते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स, इसी को फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ध्यान दो, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को ही फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द चेंज इन फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड कैपिटल ऑफ प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट, मशीनरी एटसेट्रा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जो फिक्स्ड असेट्स हैं प्रोड्यूसर के पास, जो फिक्स्ड कैपिटल है, उसमें होने वाले चेंज को ही हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ध्यान देना, ओनली फिक्स्ड असेट्स में या फिक्स्ड कैपिटल में जो चेंज आता है उसी को फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये फिक्स्ड असेट्स क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, उसके ऊपर डिटेल वीडियो है, देखना टाइप्स ऑफ कैपिटल, तो उसमें हमने ये कंप्लीट समझा रखा है। फिर आगे आते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब हम देखने वाले हैं कि ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो ये तीन एलिमेंट है। पहला है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करेगी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो इसमें इंक्लूड होगा। हाउस होल्ड जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इसमें इंक्लूड होगा, और गवर्नमेंट जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करेगी वो इसमें इंक्लूड होगा। ये तीनों ही इन्वेस्टमेंट है और तीनों ही फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, बस ये प्राइवेट कंपनी कर रही है, ये हाउस होल्ड कर रहा है और ये गवर्नमेंट कर रही है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में पहला पॉइंट बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट सच एज एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट, मशीनरी एटसेट्रा मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है उस पे जो होने वाला एक्सपेंडिचर है उसको हम इसमें लेते हैं। जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, उस पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा पहले वाले पॉइंट में, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। तो ये भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, ये किसकी तरफ से है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड्स इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। सेकंड इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, हाउस होल्ड। कैसा इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड करता है तो उसको इसमें इंक्लूड करेंगे। कैसा टाइप का, जैसे कोई मान लीजिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है तो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, किसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा। फिर नेक्स्ट अपना थर्ड है अपना पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। तीसरा कौन सा हमारा, कि गवर्नमेंट ने क्या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया है उससे हम पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लाइक एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स एंड ब्रिज, कैनल्स एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट ने कोई रोड बनाई, डैम बनाई, ब्रिज बनाया, कैनल बनाई, तो उस पर जो एक्सपेंडिचर होगा वो गवर्नमेंट से फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। फिर आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं नेशनल हाईवेज गवर्नमेंट बनाती है, ब्रिज बनाती है, कैनल्स बनाती है, डैम बनाती है, तो इस पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसका, गवर्नमेंट का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद देखते हैं आगे। सेकंड पॉइंट है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो गया, अब कौन सा पॉइंट आ गया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है देख लीजिए, इट इज आल्सो नोन एज नेट चेंज इन स्टॉक। ध्यान देना इसके कई नाम है, नेट चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, ये दो नाम है इसके, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी इसका नाम है। तो ये तीन नामों से जाना जाता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स विच इज केप्ट फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। ये क्या होता है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में गुड्स और मटेरियल रखा जाता है ताकि और प्रोडक्शन किया जा सके, तो उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। इट रेफर्स टू चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर के दौरान 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान जो स्टॉक में चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट।
इट इज एस्टिमेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर कितना था, उसमें से अगर माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर, तो ये हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है, ये देखिए, ये चेंज इन स्टॉक वो क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में आगे। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर्स होल्ड द स्टॉक ऑफ, ध्यान दें किस किस तरह के स्टॉक्स होते हैं जिनमें चेंज आता है। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है, हमने कहा स्टॉक में जो चेंज आएगा उसे हम इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट या स्टॉक चेंज इन स्टॉक कहेंगे, ये हमने क्लियर कहा, ठीक है। लेकिन स्टॉक कौन कौन सा होता है जिसमें चेंज आ सकता है, तो प्रोड्यूसर 3 टाइप के वो रखता है स्टॉक। पहला है रॉ मटेरियल, दूसरा है सेमी फिनिश्ड गुड्स, गुड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम सेमी फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। फिर है फिनिश्ड गुड्स, जिसको अनसोल्ड गुड के नाम से भी जाना जाता है, जो बन के तैयार है लेकिन सोल्ड नहीं हुई है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक। तो रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स को इन्वेंट्री स्टॉक कहते हैं, और चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। तो जो इन्वेंट्री स्टॉक है, जो रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश्ड गुड्स का और फिनिश्ड गुड्स का जो स्टॉक है, उसमें जो चेंज आएगा उसे ही हम चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ मैं सैंपल आया हूं, ये रॉ मटेरियल है, लकड़ी है हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेमी फिनिश्ड गुड है, क्यों, क्योंकि इस पे अभी रंग वगैरह नहीं हुआ है, तो इसको हम सेमी फिनिश्ड गुड कहेंगे, ये भी सेलिंग के लिए तैयार नहीं है। फिर उसके बाद आप देखेंगे फिनिश्ड गुड्स, ये सेलिंग के लिए तैयार है क्योंकि ये एकदम पूरी तरह कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुकी है, लेकिन ये सेल नहीं हुई है। ध्यान रखना, ये भी प्रोड्यूसर के पास पड़ा है रॉ मटेरियल, क्योंकि इससे वो प्रोडक्शन करेगा। सेमी फिनिश्ड गुड्स भी उसके पास ही है, क्योंकि अभी इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस में और इसका काम होगा, इसमें रंग होगा या कुछ और होगा, ठीक है। और ये फिनिश्ड गुड्स भी अभी प्रोड्यूसर के बाद ही है, क्योंकि ये सोल्ड नहीं हुई है, ये अनसोल्ड है। तो इन तीनों का स्टॉक ही क्या कहलाता है, इन्वेंट्री स्टॉक। और इसमें होने वाले चेंज को हम क्या कहेंगे, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक और सैंपल लाया हूं, ये रॉ मटेरियल है, मिट्टी आप देख सकते हैं, और फिर ये सेमी फिनिश्ड गुड्स आप देख सकते हैं, ये घड़े हैं, कच्चे घड़े हैं अभी। और उसके बाद आप देखेंगे तो फिनिश्ड गुड्स में इतनी प्रकार की गुड्स बनी जा सकती हैं, लेकिन ये तीनों की तीनों ही, ध्यान रखना, सेल नहीं हुई है। ये अभी रॉ मटेरियल है, तो इसका तो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होना है। ये भी अभी पूरा कंप्लीट मटेरियल तैयार नहीं हुआ है, ये घड़े तैयार नहीं हुए हैं, ये तैयार हो गए हैं, फिनिश्ड हो गए हैं, लेकिन अभी सोल्ड सेल नहीं हुए हैं। इसलिए इन तीनों का स्टॉक ही क्या कहलाता है, इन्वेंट्री स्टॉक। और इन्वेंट्री स्टॉक में होने वाले चेंज को ही हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है अब हमारा, हमने सी देख लिया, आई देख लिया, अब हम देखने वाले हैं जी, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू द कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसे हम जी में इंक्लूड करते हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यहां इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो जी में नहीं बल्कि किस में आएगा, आई में। जितने भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट है वो सारा आई में जाएगा। तो फिर जी में क्या आ रहा है, जी में केवल वो एक्सपेंडिचर आ रहा है जो गवर्नमेंट ने कंजप्शन के रूप में किया है। लाइक एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे कोई अगर सरकार ने एक्सपेंडिचर किया है तो वो जी का हिस्सा है। लॉ एंड ऑर्डर पे कोई खर्चा किया है तो वो जी का हिस्सा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे, कैंटीन सिस्टम में, एयरप्लेन्स पे, गवर्नमेंट व्हीकल्स पे, इन पे जो भी सरकार ने एक्सपेंडिचर किया है वो सारा का सारा फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर माना जाएगा और उसे जी में इंक्लूड किया जाएगा। ध्यान देना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट डज नॉट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। जैसा कि मैं फिर से कह रहा हूं कि जी में किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं किया जाता। जितने भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट है वो सारा का सारा आई में आता है, चाहे हाउस होल्ड का हो, चाहे प्राइवेट कंपनी का हो या गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया हो, वो सारा आई में जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट और एम का मतलब है इंपोर्ट।
नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स मेड बाय ए कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इंपोर्ट्स मेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान कितना कंट्री ने एक्सपोर्ट किया है और कितना कंट्री ने इंपोर्ट किया है, उसका डिफरेंस ही क्या कहलाता है, नेट एक्सपोर्ट। तो हमें नेट एक्सपोर्ट चाहिए होता है 4th पॉइंट के रूप में। आगे देखते हैं। और एक्सपोर्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेनर्स ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री वाइल इंपोर्ट। देखिए एक्सपोर्ट क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी, किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उस पर जो एक्सपेंडिचर होगा वो एक्सपोर्ट कहलाएगा। जैसे इंडिया है, मान लीजिए इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उस पर जो भी फॉरेनर्स के द्वारा, ध्यान देना, जो भी फॉरेनर्स के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाएगा वो एक्सपोर्ट ही कहलाएगा, फॉरेनर्स के द्वारा। फिर आगे है, इंपोर्ट मीन्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड अब्रोड। और कोई चीज अगर विदेश में बनी है, फॉरेन में बनी है, अब्रोड में बनी है, तो उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे हम लोग अगर एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो इंपोर्ट माना जाएगा। अब सबसे इंपोर्टेंट बात देखिए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेन टूरिस्ट इन द कंट्री विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट एंड विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आता है और इंडिया में कोई चीज खरीदता है वो, तो उसे भी एक्सपोर्ट ही मानेंगे। एक्सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि जब कोई चीज विदेश हम फॉरेन में भेजेंगे, अब्रोड भेजेंगे तो ही एक्सपोर्ट होगा। कोई फॉरेनर भी अगर इंडिया में आके उसको परचेज करता है तो भी उसे हम एक्सपोर्ट के अंदर ही काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट है, अब देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी-एमपी। तो अब मैं कंक्लूजन बताने वाला हूं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर सी क्या होता है, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स प्लस सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स प्लस ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स प्लस कंज्यूमर सर्विसेज, इनका कॉम्बिनेशन ही क्या होता है, सी। ठीक। ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आई क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट कंपनी प्लस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड प्लस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। यानी कि हाउस होल्ड ने, प्राइवेट कंपनी ने और गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, उसको अगर जोड़ेंगे या ऐड करेंगे तो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ऐसे ही इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रॉ मटेरियल को, सेमी फिनिश्ड गुड्स को और फिनिश्ड गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, उसको जोड़ेंगे तो वो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा, जिसे हम इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, जीडीपी-एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बना, देखिए जीडीपी-एमपी का, जीडीपी-एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक के नाम से जानते हैं, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। इसका मतलब जीडीपी-एमपी इज इक्वल टू सी, ये हो गया सी, फिर ये इन्वेस्टमेंट हो गया आई, फिर ये गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर हो गया जी, प्लस नेट एक्सपोर्ट हो गया एक्स माइनस एम। इस तरह से ये जीडीपी-एमपी का फॉर्मूला बनता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। डोमेस्टिक इनकम निकालनी हो, उससे एनडीपीएफसी निकालनी हो, मान लो जीडीपी-एमपी निकालनी, तो डोमेस्टिक इनकम निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी-एमपी। तो यहां जी है, देखिए फिर वही बात, यहां जी है और यहां एन है, तो नेट इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक। फिर यहां डी है, यहां डी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पी है, यहां पी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां एमपी है, यह एफसी है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस में से एनआईटी अगर सब्सट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। ऐसे ही नेशनल इनकम क्या होगी, एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी। तो एन है, यहां डोमेस्टिक है, यहां नेशनल है, तो डोमेस्टिक में क्या जोड़ा जाए कि वो नेशनल बन जाए, एनएफआई है। ठीक है। फिर पी है, एफसी है, तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं हम। कैलकुलेट द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इन इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें जीडीपी-एमपी, डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफसी और नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी निकालनी। ठीक है। तो देखते हैं।
सबसे पहले देख लेते हैं जीडीपी एमपी का, हमने ये फॉर्मूला देख लिया है, मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाला। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 600। देखो क्वेश्चन में कहां दिया हुआ है सी 600, ये रहा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 600। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं ये दिया हुआ है क्या, आई इज इक्वल टू 74 दिया हुआ है क्या, आई इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं, नहीं दिया हुआ है, कहीं पर भी आई नहीं दिया हुआ है। तो फिर क्या करना पड़ेगा आई निकालने के लिए, ये इधर मैंने तरीका दिया हुआ है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आई इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड इन कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक। सर ये क्या किया, यहां हमको चाहिए ग्रोस, ये देखो यहां ग्रोस है लेकिन यहां नेट लिख दिया, तो इस नेट को ग्रोस बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमने क्या जोड़ा इसमें, डेप्रिसिएशन। फिर ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है तो उसमें हमने क्या जोड़ा, चेंज इन स्टॉक, तो ये हमारा कंप्लीट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो देखिए नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। देखिए कहां दिया हुआ है, ये रहा, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 70। ठीक है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 14, ये देख सकते हैं, और चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है माइनस का 10। तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा आई इज इक्वल टू 70 प्लस 14 प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू कितना आएगा 74। तो इस तरीके से ये आई हमने यहां 74 लिखा है। फिर जी 100 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 100 दिया हुआ है ऑलरेडी। फिर उसके बाद देखते हैं एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 20। ध्यान देना, नेट इंपोर्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ। ये देखो नेट इंपोर्ट 20 दिया हुआ है, लेकिन हमें तो नेट इंपोर्ट नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट। तो नेट इंपोर्ट अगर प्लस के 20 है तो नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, माइनस के 20। ठीक है, तो इसलिए मैंने माइनस 20 लिखा। तो आंसर कितना आ गया, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 754 आंसर। फिर एनडीपीएफसी निकालेंगे, तो जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जीडीपी एमपी कितनी है 754 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, अभी हमने देखा, यहां पर भी देखा था, ये देखिए डेप्रिसिएशन 14 था, 14। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 60 है, देखिए ये रहा नेट इनडायरेक्ट टैक्स 60। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आ गया आंसर, डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी इज इक्वल टू 680। फिर इससे नेशनल इनकम निकाल लेते हैं, एनएनपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। लेकिन क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दी गई है 10, ये देखो इधर, ये देखो 10 दी हुई है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, लेकिन हमें टू अब्रोड नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, फ्रॉम अब्रोड। ये तो टू अब्रोड है, हमें क्या चाहिए, फ्रॉम अब्रोड। तो फ्रॉम अब्रोड के लिए हम क्या करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे, यानी कि प्लस के जो 10 है उसे हम क्या कर देंगे, माइनस के 10। तो ये हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस 10 हो गई। तो ये माइनस 10 लिखा, तो नेशनल इनकम कितनी आ गई है हमारे पास 670, एनएनपीएफसी इज इक्वल टू 670 आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम एंड द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर देखते हैं हम। तो देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी इज इक्वल टू कितना है 800। तो देखिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 800। ठीक है, फिर हमारे पास आई इज इक्वल टू 150 नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, ये मैंने निकाला है, कैसे निकाला है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 100, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 50, दोनों को ऐड किया तो आई इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 150। तो ये 150 ऐसे लिखा। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर हमको दिया हुआ है 200 क्वेश्चन में, ये देखिए गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 200। ठीक है, तो ये 200 लिख दिया। एक्स माइनस एम, नेट इंपोर्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में माइनस का 20, तो हमें तो क्या चाहिए, एक्स माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा प्लस का 20। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 1170 आंसर। अब एनडीपीएफसी निकालना है, तो हम जानते हैं जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यार ये 1170 तो जीडीपी एमपी है, डेप्रिसिएशन कितना है अभी हमने देखा क्वेश्चन में 50 है। ठीक है, ये देखिए डेप्रिसिएशन कहाँ गया हमारा, ये देखिए 50। ठीक है, तो ये 50 मैंने यहां लिख दिया। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स 120, तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखिए 120 ये रहा,
नेट इनडायरेक्ट टैक्स 120। तो यहां से देख के हमने आंसर लिखा वैल्यू को, तो डोमेस्टिक इनकम निकल के आ गई हमारे पास एनडीपीएफसी इज इक्वल टू 1000 आंसर। अब एनएनपीएफसी निकालनी है हमें, तो एनडीपीएफसी में हम एनएफआईए जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो एनएनपीएफसी आ जाएगी। तो 1000 एनडीपीएफसी है, ये अभी अभी हमने निकाली, ये देखिए 1000 प्लस एनएफआईए। अब ध्यान दें क्वेश्चन में हमको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड प्लस के 10 दिए गए हैं। क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड प्लस के 10, लेकिन हमें चाहिए क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ये जो प्लस के 10 है ये क्या बन जाएंगे, माइनस के 10। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये माइनस का 10 हो जाएंगे। तो नेशनल इनकम एनएनपीएफसी इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 990। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इस बार हमें जीडीपीएमपी और एनएनपीएमपी निकालनी है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं इसको। तो हमारा फॉर्मूला ऑब्वियसली जीडीपीएमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। ठीक है, सबसे पहले हम नेट इंपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमको एक्स माइनस एम निकालना है। तो नेट इंपोर्ट क्वेश्चन में माइनस के 10 दिए हुए हैं, तो नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, प्लस के 10, पहली चीज। दूसरी तरफ हमें ग्रोस आई चाहिए क्वेश्चन में आई डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे और चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे। तो देखिए नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है, 60। कहां दिया हुआ है, ये देखिए, ये रहा 60। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये फिक्स्ड भी है और नेट भी है। तो सबसे पहले तो नेट को ग्रोस में बदलने के लिए क्या कर देंगे हम, ये डेप्रिसिएशन 12 ऐड करेंगे। ठीक है, और फिक्स्ड को फिक्स में फिर हम क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ने वाले हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक कितना है देख लीजिए, ये रहा फाइनल स्टॉक 8 और ओपनिंग स्टॉक 8। तो 8 में से 8 चल जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट जिसे हम ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं वो आ जाएगा 72। ठीक, तो ये दोनों चीजें हमने निकाल ली। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो जीडीपीएमपी इज इक्वल टू सी क्वेश्चन में दिया हुआ है 300, ये देखिए 300, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 300 दिया हुआ है। फिर उसके बाद है आई 72 जो हमने अभी अभी निकाला है। जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 50 दिया हुआ है, तो हमने ये 50 लिख दिया। और एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट हमारे पास 10 आया था, तो ये मैंने प्लस का साइन लगाया, प्लस ये 10 लिख दिया। तो जीडीपीएमपी कितनी आ गई, 432 आंसर। फिर है एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी का फॉर्मूला क्या होगा, जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए। कैसे निकला, वही तरीका। कौन सा तरीका सर, यहां जी है, यहां एन है, वो है 3 फॉर्मूले जो मैंने बताए थे ना, 3 मेन फॉर्मूले, उससे हुआ है ये। तो ग्रोस में से क्या डिडक्ट करें कि नेट आ जाए, तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। ठीक है, फिर यहां नेशनल है, यहां डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक में क्या जोड़ो कि नेशनल हो जाए, तो एनएफआईए हमने ऐड किया है। तो देखते हैं जीडीपीएमपी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे 432, 432। डेप्रिसिएशन कितना है, अभी अभी हमने देखा था, ये रहा देखिए डेप्रिसिएशन, ये आ गया 12। ठीक है, फिर उसके बाद एनएफआईए कितना दिया हुआ है, जैसा कि हमने देखा एनएफआईए अभी अभी हमने बताया नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड -5 है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितनी हो जाएगी, प्लस की 5। तो ये 432 माइनस 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 425, ये आंसर आ गया। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आ रही है निकल के वो यही आ रही है कि एक तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम की 3 प्रकार की है, उन तीनों के मैं वीडियो बना चुका हूं अब। लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको ये वर्ड्स ध्यान रखने पड़ेंगे, ये वाले वर्ड्स ध्यान रखने पड़ेंगे। दूसरे आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखने पड़ेंगे, ये वाला 3 मेजर फॉर्मूले ये जरूर ध्यान रखना है आपको, इसी के बेस पे है। और कितने प्रकार की अप्रोच है, 8 प्रकार की अप्रोच। इनकी डेफिनेशन कैसे डेवलप होती है, कैसे बनाए डेफिनेशन, उनके वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट अवेलेबल हो जाएगी आपको, इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में ऑलरेडी अवेलेबल है।
स्टूडेंट्स, मेरे दो चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।